नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे नेपोटिज्म का कि क्या कांग्रेस की तरह भाजपा भी वंशवादी का बढ़ावा दे रही है। लोकसभा 2019 के आंकड़ों से पता चलता है कि बीजेपी कांग्रेस की तरह ही वंशवादी है। 1999 के बाद से कांग्रेस के पास 36 राजवंशीय सांसद लोकसभा के लिए चुने गए। भाजपा के 31 के साथ बहुत पीछे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 दशक में अपने चुने हुए सांसदों के बीच इसी तरह के राजवंशों की संख्या इंडियन नेशनल के रूप में रखी है। कांग्रेस 1952 में भारत की पहली संसद के बाद से सभी 4807 सांसदों की जीवन प्रोफाइल वाले एक नए डेटा सेट के इंडिया स्पेंट की विश्लेषण को दिखाती है। 1999 से कांग्रेस के पास लोकसभा के लिए चुने गए 36 राजवंशीय सांसद हैं। भाजपा 31-32 के साथ बहुत पीछे नहीं है। 1999 में 13वीं लोकसभा की शुरुआत कांग्रेस के 8% संसद सदस्य सांसद या तो उतारे गए थे या पूर्व सांसद से शादी की। भाजपा के बीच केवल 6% से थोड़ा आगे। वंशवादी राजनेताओं का सबसे समान घनत्व तो 2009 में था, जब कांग्रेस और भाजपा में क्रमशः 11% और 12% राजवंशों का चुनाव हुआ था। भारत की स्वतंत्रता के बाद से कांग्रेस सबसे लंबे समय तक सत्ता में रही। पार्टी में नेहरू गांधी परिवार की प्रमुख स्थिति ने कांग्रेस को भारतीय राजनीति की भाई भतीजावाद से जोड़ा। हालांकि हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका और मैनहेम विश्वविद्यालय जर्मनी के शोधकर्ताओं द्वारा संकलित आंकड़ों के इंडिया स्पेंट विश्लेषण के अनुसार सभी प्रमुख दलों में राजनीतिक राजवंश समान है, अर्थात सभी पार्टी में समान है नेपोटिज्म। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पीएचडी उम्मीदवार सिद्धार्थ जॉर्ज और डेटा सेट संकलित करने वाले शोधकर्ताओं में से एक है। इंडिया स्पेंट ने बताया कि दिलचस्प यह है कि राजवंशों की घटना को कैसे क्रॉस पार्टी किया जाता है। मीडिया आप इसे दृश्य नहीं आएंगे, मीडिया इसमें दृश्य नहीं आते हैं। भाजपा कांग्रेस की तुलना में युवा पीढ़ी है, लेकिन सांख्यिक रूप से और उम्र के नियंत्रण तुलनात्मक रूप से वंशवादी है। जॉर्ज ने कहा कि इसके उद्देश्य के लिए एक राजवंश का अर्थ किसी भी राजनेता से जिसके माता पिता या पति पत्नी ने उन्हें लोकसभा में रखा था। इसलिए डेटा सेट विस्तारित परिवार जैसे चचेरे भाई और या ससुराल वाले को नहीं पकड़ता। यदि कोई सांसद राज्य या विधानसभा या राज्यसभा स्तर पर रिश्तेदारों के पास है तो यह कब्जा नहीं करता है। इसलिए आंकड़े कहते हैं कि भारत के चुने हुए अधिकारियों के बीच राजनीतिक राजवंशों के वास्तविक घनत्व को कम करके देखा जा सकता है। हालांकि बेटे बेटी और पति पत्नी के बीच आप 75% से अधिक वंशवादी रिश्तों पर कब्जा करते हैं। आगे जॉर्ज कहते हैं कि छोटे और क्षेत्रीय दलों ने भी प्रमुख परिवारों के हाथों में केंद्रीकृत सत्ता हासिल की है। वास्तव में उनके पास हाल के दिनों में सत्ता में राजवंशों की सबसे अधिक सांद्रता थी। 2009 में चुने गए जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 सांसद में से 2 राजवंश थे, फारूक अब्दुल्ला और मिर्जा महबूब बेगम, जिसका अर्थ है कि पार्टी का राजवंश का अनुपात 67% था। किसी भी पार्टी का उच्चतम इस अवधि के दौरान राष्ट्रीय लोकदल के 40% सांसद राजवंश थे और 25% शिरोमणि अकाली राजनेता थे। भाजपा और कांग्रेस के बीच बहुत सारा सिमिलरिटीज है, बहुत समानता है। एक विदेशी नीति के बारे में लेसस के एक शोध सहयोगी अर्जुनन चावला ने कहा कि कांग्रेस के मुखिया में गांधी परिवार की प्रमुख भूमिकाएं यही कारण है कि पार्टी भाई भतीजा के आरोपों का खामियाजा भुगतती है, ना कि इसलिए कि वह बहुत अधिक वंशवादी है। टैक ऑफ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स साइंस यूके चावला ने आगे कहा कि अभी भाजपा एंटी डायनेस्ट कार्ड खेल सकती है क्योंकि उनके वंश कम दिखाई देते हैं और आपके पास एक ही परिवार के भीतर पीढ़ी से पीढ़ी तक का शीर्ष नेतृत्व नहीं है। चावला ने कहा कि भाजपा भी बेहतर है पीआर मिशनरी जो एक ही आधार पर
हमला करने पर अपने बचाव के लिए छलांग लगा सकती है। मोदी के नेतृत्व में कांग्रेस के नेतृत्व के 55 साल और 55 महीने के बीच अमित शाह जैसे भाजपा नेताओं के साथ वंशवादी राजनीति को फिर से राष्ट्रीय वार्तालाप में सबसे आगे लाया गया। पिछले सप्ताह फेसबुक पर प्रकाशित एक ब्लॉग के पोस्ट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सुझाव दिया कि कांग्रेस का वंशवादी चरित्र पार्टी की गिरावट का कारण बन सकता है, जबकि एक ही समय में भाजपा का दावा है कि भारत में 3 प्रमुख गैर वंशवाद दलों में से एक है। पार्टी के भीतर और प्रतिकारण के वरिष्ठ स्तरों जैसे कैबिनेट मंत्री, जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, मेनका गांधी, पीयूष गोयल, जिनके पिता पार्टी के कोषाध्यक्ष थे और माता 3 बार राज्य विधायक थे, के भीतर अपने स्वयं के वंशजों को शरण देने के बावजूद बीजेपी के तैनाती करते हुए प्रतीत होता है। 2014 के चुनाव अभियान के समान ही वंशवादी विरोधी और विरोधी बयानबाजी यह एक स्मार्ट चाल है। चावला ने आगे कहते हैं कि क्योंकि वे सफलतापूर्वक लोगों में क्रोध की भावना को आमंत्रित करने और इस सोच की रेखा को तोड़ने में सफल रहे। रक्त रेखा और आपका अंतिम नाम आपका परिणाम निर्धारित करना चाहिए। अब बातचीत नीति की बारीकियों या सत्ता में बीजेपी के समय के रिपोर्ट कार्ड के साथ करने के लिए कम है, लेकिन पुराने बयान रीज जैसे कामदार बनाम नामदार वे प्रदर्शन करते हैं। आधुनिक दौर की राजनीतिक वंशवादी बनती जा रही है, ये सच्चाई है। 2009 में 15वीं बार लोकसभा की शुरुआत सबसे वंशवादी थी, जिसमें राजनेताओं के परिवार के साथ 53 सांसद थे। कुल निचले सदन का 9.5%। 2014 में यह अनुपात 8.6 तक गिर गया था, लेकिन डेटा संसदीय सीटों पर होने वाले राजवंशों के अनुपात में ऊपर की ओर रुझान दिखाते हैं, जो 2014 में और 2015 साल पहले 1994 में पाए गए अनुपात से लगभग 2 गुना था। एक और यह आश्चर्यजनक है कि समय के साथ राजनीतिक में प्रवेश करने वाले लोग की बढ़ती संख्या होगी, जिनके पूर्वज भी उसी पेशे में सक्रिय थे जिसे हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जॉर्ज ने समय का विशुद्ध रूप से यंत्रित कार्य कहा था। फिर भी कुछ परिवार में राजनीतिक सत्ता केंद्रित होने का असर एक चिंता का विषय है। नई दिल्ली के थिंक टैंक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के एक साथी राहुल वर्मा जी बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि राजनीति में वंशवाद स्वाभाविक रूप से खराब या असमान है, लेकिन इसका मतलब है कि हमारे राजनीतिक प्रतिनिधि नागरिकता से बहुत दूर हो गया है। हमारे पास ऐसे लोग की एक श्रेणी है जो हमारे कानून को कुछ के पक्ष में तिरछा कर रहे हैं, और यह किसी भी लोकतंत्र के लिए बुरा है। इंडिया स्पेंट ने आगे लिखा कि 26 मार्च 2019 को बताया कि हाल ही में सर्वेक्षण के में शामिल 1/3 लोगों ने कहा कि उन्होंने सोचा था कि राजनेता वास्तव में सामान्य लोगों के बारे में सोचते हैं, और 58% ने कहा कि चुनाव के बाद वास्तव में कुछ भी नहीं बदलता। कई देशों ने एक ही परिवार के सदस्यों को अपना उच्चतम न्यायालय में अमेरिका और जापान में फिलीपींस और इंडोनेशिया के लिए चुना है। इसलिए भारत अद्वितीय नहीं है। वास्तव में दुनिया भर में राजनीतिक एक अत्यधिक वंशवादी व्यवसाय है। इस 2008 के अध्ययन के अनुसार व्यक्तियों को राजनीतिक में प्रवेश करने की संभावना 110 गुना अधिक है, क्योंकि उनके पास एक राजनेता पिता है, जैसे कि चिकित्सक और कानून जैसे अन्य कुलीन व्यवसायों की तुलना में। वर्मा जी कहते हैं कि युवा देश होने के नाते राजनीतिक में वंशवाद एक निश्चित स्तर की उम्मीद की जा रही है, और सत्ता संभालने वाले राजनयिक परिवारों अभी भी कुछ समय के लिए जारी रह सकते हैं। एक बार जब आप कहते हैं कि लगभग 100 वर्ष में 20 से 25 चुनाव हैं, तो आप इस प्रवृत्ति को कम होते देखने की उम्मीद करेंगे। उन्होंने कहा कि आप इसका एक उदाहरण के रूप में अमेरिका को देख सकते हैं, और भविष्य में हम कैसे अंततः दर में गिरावट देखने की उम्मीद करेंगे। इस चुनावी अवधि के भीतर प्रमुख राजनीतिक परिवार जैसे अब्दुल्ला, बादल, पटनायक पार्टियों की उम्मीदवार सूचियों पर अपना रास्ता बनाना जारी रखते हैं।
स्थापित परिवार के फलने फूलने का कारण उनके कार्यकाल में संचित धन का लाभ उठाना है। एक चुनाव में प्रतिस्पर्धा एक कुख्यात महंगा व्यवसाय है और जो केवल अधिक महंगा हो रहा है। प्रमुख दावेदार 2014 में 1 करोड़ रुपए और 16 करोड़ रुपए के बीच कहीं भी खर्च कर रहे थे। वैधानिक सीमा से लगभग 50 गुना उम्मीदवारों में टिकट का निवेश करना, जो दोनों धन और वंशनुगात राजनीतिक या कैपिटल ब्रांड की पूंजी की एक निश्चित राशि का योगदान करते का अर्थ है वंशवादी उम्मीदवार फिर राजनीतिक दलों के लिए आकर्षक विकल्प है। लोकसभा चुनाव में सफल स्वतंत्र उम्मीदवारों की संख्या 1957 में 42 के शिखर पर गिर गई है। 2014 में 3 से अधिक नहीं। चुनाव लड़ने की बढ़ती लागत का एक लक्षण LSE IDEAS के चावला ने कहा कि इस कारण से कि भारत में आपकी वंशवादी राजनीतिक बहुत अधिक संरचनात्मक है और हमारे समाज में लोकतंत्र कैसे कार्य करता है। इसके साथ है भारत के सबसे गरीब राज्य ने अधिकांश राजवंशों का चुनाव किया, जिसमें से अधिकांश भाजपा में थे। भारत के सबसे बड़े और सबसे गरीब राज्य रूस में भारत के सबसे गरीब राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश यूपी में 1952 के बाद से लोकसभा में चुने गए राजनेताओं के 51 राजनेता हैं, जो किसी भी राज्य में सबसे अधिक है। बिहार 27 राजवंशों के साथ है, फिर पंजाब और पश्चिम बंगाल 10 प्रत्येक के साथ है। यूपी प्रसिद्ध रूप से राज्य है जहां नेहरू गांधी परिवार की सभी 4 पीढ़ियों ने अपने निर्वाचन क्षेत्र को अपने कब्जा में कर रखा है। भाजपा के पास सत्ता में सबसे ज्यादा राजवंश है। यूपी के 51 राजवंशों में से 17 का अनुमान भाजपा से, जबकि 15 से अधिक कांग्रेस, 6 कांग्रेस के तहत है, 1 पूर्वोत्तर गुट दल के हैं और 9 मौजूदा कांग्रेस के तहत हैं और 4 बहुजन समाज के हैं। पार्टी BSP। बिहार में कांग्रेस राज्य में सत्ता में रहे सभी वंशों में से केवल आधे 12 का प्रतिनिधित्व करती है। इसके बाद भाजपा में 4 और जनता पार्टी में 3 राजवंश हैं और पश्चिम बंगाल और पंजाब दोनों में उनके संबंधित क्षेत्रीय दलों में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस में 3 और पंजाब की शिरोमणि अकाली दल में ज्यादातर राजवंशों को पाया गया है। यह यूपी सबसे अधिक राजवंशों की सूची में सबसे ऊपर है और इसके आकार का एक शुद्ध कार्य हो सकता है और वर्तमान में 543 निर्वाचन क्षेत्रों में से 80 राज्य पर आधारित है, जिससे राजवंशों के चुनाव की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि पश्चिम बंगाल में 42 निर्वाचन क्षेत्र हैं, जो बिहार के 38 से 4 अधिक हैं। फिर भी 1952 के बाद से लगभग 3 गुना कम राजवंशों का चुनाव किया गया है। इस बात पर सीमित शोध है कि कुछ राज्य दूसरे की तुलना में अधिक राजवंशों का चुनाव क्यों करते हैं। यूपी और बिहार के में राजवंशों की उच्च घटनाएं जाति की राजनीति का कार्य हो सकती है, जहां बार बार एक ऐसे परिवार में मतदान होता है जो वरिष्ठ समुदायों या अधिक वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है, सकारात्मक कार्रवाई या आरक्षण नीति के रूप में कार्य करता है। उत्तर प्रदेश और बिहार में जाति आधारित राजनीति और वंशवादी राजनीति के बीच उच्च स्तर का संबंध है। जाति आधारित वोटिंग का आधार यहाँ अक्सर आपके पास एक नेता होता है जो उस समुदाय के प्रतिनिधित्व को आगे ले जाता हुआ दिखाई देता है और पूरा समुदाय तब उस नेता के वंशजों के साथ पहचान करता है। 1992 में मुलायम सिंह यादव द्वारा स्थापित यूपी आधारित समाजवादी पार्टी और जिसमें उनके पुत्र अखिलेश यादव वर्तमान मुख्यमंत्री उम्मीदवारी में शामिल है, एक विशेष परिवार के लिए बंधी जाति आधारित राजनीति का एक उदाहरण है। आगामी चुनाव के लिए पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन भी किया था, जो यूपी और बिहार में प्रभावी था, जो रिप्रेजेंटिंग निचली जाति के जाटव या यादव समूहों का प्रतिनिधित्व करता था। हालांकि पिछले 3 लोकसभा शब्दों दलितों, सबसे निचली जातियों और आदिवासियों स्वदेशी आदिवासियों में कुल मिलाकर पिछड़ गए।
उत्तर प्रदेश और बिहार में वंशवाद और जातिवाद आधारित मतदान की उच्च घटनाओं के बीच एक कड़ी का सुझाव देना संभव है। आगे राजवंश के गठन में जातियों न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय की प्रोफेसर कंचन चंद्रन ने अपनी पुस्तक में डेमोक्रेटिक डायनेटीज स्टेट पार्टी एंड फैमिली इनकॉर्पोरेटेड इंडियन पॉलिटिक्स में स्क्रॉल के अनुसार बताया है। 2014 में आगे जातियों की 27.23% से अधिक संसदों की संख्या, अनुसूचित जाति के 8.4%, सबसे कम जातियों के आधिकारिक नाम संसद और अनुचित जनजातियों के 16.67, स्वदेशी लोगों के लिए आधिकारिक पदनाम की तुलना में वंशवादी थी। संसदों कोई स्पष्ट उत्तर दक्षिण विभाजन 1952 से राजनीतिक राजवंशों के सबसे जो 4 राज्यवार विश्लेषण से नहीं उभरता, बल्कि यह प्रतीत होता है कि राजनीतिक एक परिवार एक व्यवसाय के रूप में देश के ऊपर और नीचे है। इसी समय हालांकि कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों, संघ शासित क्षेत्रों में कोई राजनीतिक राजवंश नहीं है, मुख्यतः पूर्वोत्तर राज्यों और गोवा, जिनके अपवाद विश्वजीत राणे हैं। वर्तमान में भाजपा के नेतृत्व वाले राज्य में एक कैबिनेट मंत्री हैं गोवा के सरकार, जो गोवा के एक पूर्व मुख्यमंत्री जो कि डेटा सेट द्वारा कब्जा नहीं किया जाता है, प्रताप सिंह राणे के बेटे। पूर्वोत्तर राज्य में असम एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके पास राजनीतिक राजवंशों का अनुभव है और अधिकांश राजनीतिक राजवंशों वाले राज्यों की रैंकिंग में 8 स्थान पर आता है। सबसे लंबे समय तक राज करने वाले राजवंश के बारे में आपको बताते हैं, पूरे सिलसिलेवार तरीके से हम बताएंगे। 1952 के बाद सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राजवंश सोमनाथ चटर्जी थे, जिन्होंने लोकसभा में कुल 10 कार्यकाल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के साथ 9 और 2004 में हाउस स्पीकर के रूप में अपना आखिरी कार्यकाल निभाया। उनके पिता NC चटर्जी ने पश्चिम बंगाल के बर्दवान में के निर्वाचन क्षेत्र को 3 कार्यकालों पहले तीसरे और चौथे लोकसभा के दौरान में रखा था, इससे पहले कि उनकी मृत्यु उपचुनाव में हुई और सोमनाथ ने उनका स्थान ले लिया। शीर्ष 10 सबसे लंबे समय तक काम करने वाले वंशों में कांग्रेस का योगदान 3 है और इसके बाद भाजपा के 2 और राष्ट्रीय लोकदल का और भारतीय नवशक्ति पार्टी और छोटे दल एक दूसरे का योगदान करते हैं। सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राजवंशों में से 40% को संसद में अपनी सीट विरासत में मिली। वे उनके पिता, माता या पति या पत्नी के रूप में उसी निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थे। सत्ता में क्रमांकित पीढ़ियों की प्रत्येक अखंड श्रृंखला की औसत अवधि 10 पद या मोटे तौर पर 40 से 50 वर्ष है। क्या लंबे समय तक राजनीतिक और राजवंशों का निर्वाचन क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यह निर्धारित करना कठिन है। कम से कम शुरुआती चरणों में एक राजवंश की स्थापना के इच्छुक राजनेता के मजबूत संस्थापक प्रोत्साहन इस 2018 के अध्ययन के अनुसार कार्यकाल में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। हटा दिया गया है तो विकास के लिए राजवंशों को खराब पाया जाता है। एक चुनावी अवधि के लिए एक वंशज द्वारा प्रतिनिधित्व गांवों में धन रैंक की में 12% की कमी एक स्थानीय स्तर पर निर्धारित स्तर से प्रीत धन समुदाय के सदस्यों की इसी आर्थिक स्थिति के खिलाफ मापा जाता है। आम आदमी पार्टी ने अपने ही दल के भीतर राजवंशों के विकास से बचने के लिए नेता अरविंद केजरीवाल के प्रयास से परिवार के सदस्यों को एक ही निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया है। यह जरूरी नहीं है कि सही दृष्टिकोण हो। वर्मा ने कहते हैं कि भारत की चुनावी प्रणाली को नियंत्रित करने वाले कानून में बदलाव के बजाय उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में प्रतिबंध की बातें एक बुरा शब्द है। इसका मतलब है कि आप किसी को उन अपराधों के लिए दंडित कर रहे हैं जो उन्होंने किए हैं, लेकिन अगर आप अपनी राजनीति को अधिक पारदर्शी बनाते हैं तो यह अधिक लोगों को भाग लेने और योग्यता के आधार पर दूसरे को बाहर निकालने की अनुमति देगा। वित्त अभियान कानूनों के अधिक सुधारों और धनी अच्छी तरह से जुड़े वंशवादों उम्मीदवारों की संख्या को कम करने के लिए नामांकन को अधिक जवाबदेही बनाने का आह्वान किया है। यह पार्टी में होना है। केवल एक बार इन क्षेत्रों में सुधार पर काम किया जाता है, क्या हम एक अधिक खुला राजनीतिक वातावरण बना सकते हैं।
ये सब सोचने